हाँ, तो आज हम करेंगे डिस्कवर योर सेल्फ का थर्ड सेशन, जो कि है अल्टीमेट जीनियस के ऊपर। तो इसके अंदर हमने ये देखा है कि जो हमने पिछला सेशन लिया था, पिछले से पिछला सेशन जो फर्स्ट सेशन था, उसमें हमने देखा था कि हम कैसे हमने सोल के बारे में समझा था। तो सोल के बारे में हमने समझा था कि हम सोल के बारे में क्या समझा था हमने, कि कैसे सोल जो है वो ड्राइवर ऑफ द बॉडी होती है। और जैसे कि एक प्लेन होता है, उसके अंदर पायलट होता है, तो पायलट जो है वो क्या कहते हैं, वो पूरे प्लेन को चलाता है। वैसे ही क्या कहते हैं, बॉडी है, उसका सोल है, वो पूरे बॉडी को चलाता है। समझा पिछले वाले सेशन में, पिछले वाले सेशन। अब हम आज के समझने जा रहे हैं, आज हम समझने जा रहे हैं अल्टीमेट जीनियस के बारे में, कि अल्टीमेट जीनियस कौन है, हु इज अल्टीमेट जीनियस। तो अगर हम अपने आसपास के वर्ल्ड को देखें, हम देखेंगे देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। हम देखेंगे क्या कहते हैं कि माउंटेन्स हम देखते हैं आसपास, हम लैंड देखते हैं, हम रिवर्स देखते हैं, वाटरफॉल्स देखते हैं, हम देखते हैं कि फ्रूट्स आर राइपनिंग, हम देखते हैं कि फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, हम देखते हैं कि रेन शावर्स देखते हैं, हम माउंटेन्स देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम समझ आ रहा होगा हमें कि हम वी आर जस्ट मियर ऑब्जर्वर्स। हम इन सारी चीज़ों को कोई भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही हमने इन चीज़ों को बनाया है। हमने माउंटेन को तो बनाया नहीं है ना, लेकिन हम सब इन चीज़ों को बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से ब्यूटीफुली प्लेस्ड हैं। और ऑब्जर्वर्स के अलावा हम क्या कहते हैं, इन चीज़ों पर डिपेंडेंट भी हैं। जैसे कि हम सन पर डिपेंडेंट हैं, बिकॉज सन गिव्स अस हीट एंड वार्मथ। हम क्या कहते हैं, हम वाटर और वेजिटेबल्स पर डिपेंडेंट है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है, हम यूज़ भी करते हैं। तो सबके मन में, किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, कैसे सीजन्स आर चेंज, कैसे फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, कैसे सन इज राइजिंग एंड सेटिंग। तो ये कैसी चीज़ हो रही हैं। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, आप सब श्रील प्रभुपाद जी को जानते होंगे। श्रील प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स के साथ कहीं जा रहे थे, एंड ही शोड हिम टू हाउसेस, एंड ही शोड देम टू हाउसेस। तो उन्होंने एक हाउस दिखाया है जो कि क्या कहते हैं, जो कि बहुत ही अलाइव था, क्योंकि वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हाउस था। वो क्या कहते हैं, उसके अंदर, उस हाउस के अंदर कोई मिट्टी धूल वगैरह नहीं थी। उस हाउस के अंदर कोई भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ज़्यादा इंसेक्ट वगैरह नहीं दिख रहे थे। उस हाउस के अंदर आपको दिख रहे थे कि जो भी पेड़ पौधे हैं जो घर के बाहर होते हैं, वो एकदम अच्छे से ट्रिम्ड हैं, कटे हुए हैं, कोई ऐसे फालतू में ओवर ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरा हाउस दिखाया, वो डेड था, क्योंकि उस हाउस बिल्कुल क्लीन नहीं था। उस हाउस के अंदर मकड़ी वगैरह के जाले लगे हुए थे। उस हाउस के अंदर जो ट्रीज है, और जो हाउस के बाहर जो ट्रीज है और जो प्लांट्स हैं, वो बहुत ही अनट्रिम्ड थे, वो कहीं से भी ग्रोथ हो रही थी उनकी। तो देन प्रभुपाद जी आस्क्ड कि इन दोनों हाउसेस में डिफरेंस क्या है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। तो इन दोनों हाउसेस में डिफरेंस क्या है, ये पूछा। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले जो बात आई, क्या कहते हैं कि उनके डिसाइपल्स ने कहा कि जो पहला वाला हाउस है दैट इज मोर अलाइव, और जो दूसरा वाला हाउस है लाइक अ डेड हाउस। तो अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि एक अलाइव हाउस है, डेड हाउस है? क्योंकि क्या कहते हैं, एक हाउस पूरा नीट एंड क्लीन है, क्योंकि एक हाउस में लग रहा है कि पहले वाले हाउस में कोई रह रहा है, और दूसरे हाउस में लग रहा है कि दूसरे हाउस में कोई रह नहीं रहा है, इसलिए उसमें डेड हो रखा है वो हाउस। तो वैसे ही प्रभा जी ने पूछा कि व्हाट इज, क्या कहते हैं, लाइक के ये जो यूनिवर्स है, ये कैसा हाउस है, क्या ये अलाइव हाउस है या ये डेड हाउस है? तो सबने बोला ये यूनिवर्स अलाइव हाउस है, क्योंकि इतने ज़्यादा ओरिएंटेशन, इतने ज़्यादा हारमोनी है, इतने ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, माउंटेन्स, रिवर्स है, नेचर है, तो इट इज़ लुकिंग लाइक एन अलाइव हाउस। तो क्या कहते हैं, प्रभा जी ने कहा तो वैसे ही जैसे कि एक अलाइव हाउस में क्योंकि कोई रह रहा था, इसलिए वो हाउस अलाइव रख रहा था, वैसे ही यूनिवर्स में कोई ना कोई इस यूनिवर्स को चला रहा है, कोई ना कोई इस यूनिवर्स को हारमोनी प्रोवाइड कर रहा है, तब ये यूनिवर्स अलाइव है। ऐसा क्या कहते हैं, देखें, अगर हम एक पेपर लें और उस पेपर के ऊपर हम आयरन फाइलिंग्स डाल दें, ठीक है, और उस पेपर के नीचे हम मैग्नेट से उस आयरन फाइलिंग्स को हिलाएं, तो आप देखो कि जहाँ जहाँ मैग्नेट जाएगा ना, वहाँ वहाँ आयरन फाइलिंग्स जाएंगी। तो आप मतलब, और अगर कहीं ना कहीं आयरन फाइलिंग जा रही है, इसका मतलब डेफिनेटली है कि वहाँ पर उसके नीचे मैग्नेट है, मैग्नेट उसको कंट्रोल कर रहा है।
वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हम अपने आसपास अपने क्या कहते हैं अपने अ, जो क्या कहते हैं नेचर में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों की एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की मूवमेंट हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन उसके हाथ किसका है हम नहीं देख पाते। लेकिन हमें अगर मान लो हम देख भी नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी हमें श्योर तो है ना, जैसे कि अगर आयरन फाइलिंग्स मूव कर रही हैं और हम मैग्नेट को नहीं देख सकते लेकिन हम तभी श्योर है ना कि मैग्नेट होगा ही होगा तभी आयरन फाइलिंग मूव कर रही है। वैसे ही वी आर डैम श्योर कि क्या कहते हैं हम इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, वी आर नॉट सीइंग द क्रिएटर, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं आपस में आसपास नेचर में चीज़ें मूव होते देख हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ पीछे किसी ना किसी का हाथ है। तो जस्ट लाइक दैट के होता क्या है कि जब हम छोटे होते हैं और हम किसी मेले वगैरह में जाते हैं तो हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं, किसी के साथ भी जाते हैं, भाई बहन के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक पपेट शो हो रहा है और वो जो पपेटियर है जो पपेट को हिला रहा है, तो वो पपेट को ऐसे हिला रहा है कि जैसा लग रहा है कि पपेट अलाइव है, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, उसकी मुंडी हिल रही है, वैसा लग रहा है कि बोल रहा है, तो ये सब हो रहा है। तो अब मम्मी से पूछेंगे, आप जो छोटा बच्चा है मम्मी से पूछेगा कि मम्मी मम्मी क्या ये पपेट अलाइव है, ये पपेट हिल कैसा रहा है अपने आप, तो हमें बताएंगे कि मम्मी बताएंगे कि एक्चुअली वो थ्रेड से कनेक्टेड है और वो जो थ्रेड है वो पपेटियर के हाथ में और वो पपेटियर ला रहा है उसको। जस्ट लाइक दैट ये जो पूरा यूनिवर्स है ये एक पपेट की तरह है, लेकिन इसको कोई हिला रहा है, इसको कोई चला रहा है, इसको कोई हारमोनी में रख रहा है, इसको कोई ओरिएंटेशन में रख रहा है, दिस इज वन पपेटियर बिहाइंड इट। जैसे कि कॉस्मोस जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से कॉस्मोस की डेफिनेशन क्या है? कॉस्मोस की डेफिनेशन है ऑर्डरली, सिस्टमैटिक, हारमोनियस यूनिवर्स। क्या? ऑर्डरली, सिस्टमैटिक, हारमोनियस यूनिवर्स। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हैपहैज़र्ड यूनिवर्स है कि कुछ भी हो रहा है इस यूनिवर्स में, इट इज़ एन ऑर्डरली, सिस्टमैटिक, हारमोनियस यूनिवर्स। एस ये कॉस्मोस की डेफिनेशन होती है एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो ये हम आज आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, मेरी स्क्रीनशॉट दिख रही है ना सबको? तो बाय ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड अस साइंटिफिकली वी कैन सी द हैंड ऑफ अ सुप्रीम इंटेलिजेंट डिजाइनर। आज हम वही समझेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल सी बाय माय ऑब्जर्वेशन, बाय योर ऑब्जर्वेशन, देन वी विल सी द साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन, वी विल विटनेस अ $2 million क्वेश्चन, एक्टिविटी टाइम करेंगे और प्राइम ड्यूटी करेंगे, हम प्राइम ड्यूटी समझेंगे अपनी। तो सबसे पहले चलते हैं। By observing the systematic and harmonious universe around us, we can get many questions. Does God really exist? क्या गॉड एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं? तो इसका सवाल हम समझेंगे आज एक्चुअली में है क्या, दिक्कत क्या है। हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स दिस ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस यूनिवर्स? ऑब्जर्वेशन में चलते हैं। तो हम ये सारे इस इन सारे पॉइंट्स में, ये जो 5 और 6 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड अपॉन सीइंग दिस पेंटिंग्स? ये पेंटिंग्स हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी ने बनाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द पेंटिंग जो बहुत फेमस है, जिसको सबको नाम पता होगा, मोनालिसा पेंटिंग है। किसने बनाई है? लियोनार्डो विंची। फिर ये और भी पेंटिंग्स हैं जो किसी लोगों ने बनाई हैं। तो लेकिन अगर हम देखें, अब हम ये पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो वाली पेंटिंग्स कौन सी थी, ये वाली पेंटिंग्स कौन सी, ये 2D पेंटिंग्स हैं। और ये कौन सी है? 3D पेंटिंग्स है, मतलब एक एक्चुअली अलाइव औरत, ये माउंटेन्स, ये वाटरफॉल, ये रोज, जो अलाइव पेंटिंग्स हैं, ये किसने बनाई है? अगर मैंने कहा कि जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है, तो ये भी तो किसने बनाई होगी। अगर मैं ये कहूँ कि भाई पेंटिंग तो किसने बनाई है, लेकिन ये जो लाइव पेंटिंग्स है, जो 3D पेंटिंग्स हैं, मतलब ये जो लड़की है जो चल फिर रही है, माउंटेन्स है, वाटरफॉल है, रोज है, ये किसी ने नहीं बनाया, तो ये बेवकूफ़ वाली बात हो जाएगी, राइट? स्क्रीन शेयर तो अभी तक फर्स्ट पेज की ही हो रही है। कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है? अच्छा, हाँ मुझे सारी पेंटिंग अच्छे से दिख रही है। यप, सबको दिख रही है? विवेक जी आपको दिख रही है? हाँ दिख रही है एकदम क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। दोबारा ज्वाइन करते हैं। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या कहते हैं आप, ये अब मैं कहूँ कि अगर ये जो 3D पेंटिंग्स हैं किसने नहीं बनाई, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी तो किसने बनाई होगी। अब आगे चलते हैं, हु इज़ द आर्टिस्ट? अगर कोई आर्टिस्ट्री हुई है तो आर्टिस्ट कौन है? ये अगर आप एक रोज़ बनाना चाहें तो रोज़ हम कैसे बनाएंगे? ऑरिगेमी पेपर्स लेंगे, सिज़र लेंगे, तो ये जो मोहतरमा है इन्होंने क्या किया, सिज़र ली, फेविस्टिक ली, ऑरिगेमी पेपर लिया और उससे रोज़ बना दिया। ये एक अच्छा सा रोज़ बनाया उन्होंने। इस रोज़ में खुशबू नहीं है,
ये रोज अलाइव नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोज बना है। तो ये किसने बनाया है? मान लो XYZ वुमेन ने बनाया। अच्छा, तो रियल रोज किसने बनाया फिर? रियल रोज के अंदर तो खुशबू भी है, वो तो बड़ा भी होता है, वो तो समय के साथ और खूबसूरत हो जाता है, फिर वो ड्विंडल हो जाता है। तो ये किसने बना दिया फिर? अगर इसमें डिजाइन लगा है, आर्टिस्ट्री लगी है पहले वाले रोज को बनाने में, तो उसको भी तो लगी होगी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, आगे चलते हैं। तो आर्टिस्ट्री का मतलब है कि कोई ना कोई आर्टिस्ट होगा। आगे चलते हैं। उदय जी, सब ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बीज पे सब। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They ये gather देख लो, इसकी माँ को pollen चोट or के नटू ये nectar. छुट्टन साहब का चुराया और यहाँ पे गड्ढा हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे गिरा हूँ लेडीज को लेके, और ये बहन के लोड़े सीवर लाइन वाले इनकी अम्मा चुरवा रहे हैं, इनकी माँ का नट चोट के नटू। इन बहन के लोड़े सीवर लाइन वालों की मनमानी चल रही है, बहन के लोड़े काम नहीं कर रहे, इनकी माँ को चोट के रन नटू। और ये मेरी वीडियो चला दीजिए कि कर दिया मैंने। चला दीजिए, फिर से चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Clean the hive. Build the comb. Make honey. Tend the queen. And feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. उदय जी, इसके बाद भी एक वीडियो है स्पाइडर का जी। Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer, otherwise the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave web. जी जी, धन्यवाद उदय जी।
तो हमने 2 वीडियोस देखी। इस वीडियोस में हमने क्या देखा, मेरी स्क्रीन आ रही है? तो अभी इन वीडियोस में हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा हमने। तो इवन इन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे कि एक स्पाइडर है या एक हनी बी का छत्ता है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्स है ये हैप्पीली चल रहा है, इसमें बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ उसे ह्यूमन के अंदर दिमाग है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ों से अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना जानते हैं। तो ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन का भी मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजर है, मतलब कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होना चाहिए उसका। अगर हम एक हनी बी के छत्ते को देखेंगे, हम ये थोड़ी कहेंगे कि हनी बी का छत्ता कहीं से ऐसी टपका है कहीं आसमान से। हम ये कहेंगे ना कि हनी बी का छत्ता किसी हनी बी ने बनाया। वैसे ही अगर हम इस पूरी यूनिवर्स को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हम सब कहेंगे ना कि किसने बनाया ये। लाइकवाइज वी सी वंडरफुल थिंग्स क्रिएटेड बाय मैन। कैसे कैसे? जैसे कि स्लीक कार्स, समवन मैन्युफैक्चर्ड इट। अभी कार जैगुआर है आपके सामने, कितनी अच्छी बढ़िया मॉडल है ये, लेकिन किसी ने मैन्युफैक्चर किया होगा। और क्या है? ट्रेंडी कंप्यूटर, समवन असेंबल्ड इट, किसी ने बनाया होगा। iMac है ये। एलिगेंट वॉच, समवन डिजाइन्ड इट। आर्किटेक्चरल मार्वल्स, समवन इरेक्टेड इट। skyscraper building, someone built it. Wonderful sculpture, someone carved it. Shouldn't this universe have a super intelligent creator too? सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या कहते हैं, ये यूनिवर्स है, उसका सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर होना चाहिए कोई। तो क्रिएशन का मतलब ये होता है क्रिएटर होना चाहिए उसका। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ए, आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री अगर कहीं हो रही है तो उसका आर्टिस्ट कहीं होगा। बी से क्या पढ़ा था हमने, कौन बताएगा? नित्यानंद प्रभु जी हैं कॉल में? नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम देख रहे हैं कि ये देखो, ये इनको कहते हैं सिक्योर सीड्स। ये सिक्योर सीड्स होते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब जमीन में डाला जाता है ना, तो ये इतने बड़े ट्रीज बन जाते हैं, जायंट सिक्योर ट्री बन जाते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि इट्स 84 मीटर्स 275 फीट हाइट में और 29 मीटर्स 95 फीट इन डायमीटर में एज अ ट्रंक। देख सकते हो कितना अच्छा कंपैरिजन है। एक ये यहाँ पर एक ह्यूमन है, ये जो ह्यूमन है आपको दिख रहा होगा, जो वेल बनी है ना, वेल के लेफ्ट में ह्यूमन है। इतना छोटा है ह्यूमन, और सिक्योरिटी कितना बड़ा है, एक रॉकेट से ही बड़ा है। तो ये इट इज़ डिज़ाइंड बाय इंटेल। ये जो चिप है इट इज़ डिज़ाइंड बाय इंटेल। लेकिन ये जो दिमाग में जो चिप है, हमारे जो दिमाग है वो भी तो चिप ही है ना। तो वो दिमाग कहाँ से आया है? वो दिमाग किसने बनाया? द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। ये किसने बोला है? ये बोला था डॉक्टर रिचर्ड एस्टेक ने, MD ऑथर हैं, ब्रेन के ऊपर उन्होंने बात करी है। तो हु डिजाइन्ड दिस? उदित जी, ये वीडियो है, अभी मैं स्ट्रीम ऑफ कर देता हूँ। हरे कृष्णा ऋषा जी, हरे कृष्णा। अब ये रहा, ये पहले, इससे पहले ये
जी, धन्यवाद उदय जी। तो आगे चलते हैं हम। तो लेट्स गो डाउन द माइक्रो वर्ल्ड टू द माइक्रो वर्ल्ड। अगर हम माइक्रो वर्ल्ड में देखें, अगर हम डीएनए को देखें, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है जो बनाया गया। मतलब डीएनए इज़ अ वेरी वेरी नाइसली डिज़ाइन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इतने सारे कोड्स होते हैं, उसके अंदर जीन्स होती हैं, उसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे प्रोटीन्स कोड होते हैं, है ना, जैसे आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सब कोड होते हैं। तो ये जीन है, जीन्स होती हैं डीएनए के अंदर, और ये बहुत ऐसे कोड होते हैं। अगर हम ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर देखें जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोई भी एटम्स होता है तो उसके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कुछ कुछ पैटर्न्स पाए जाते हैं, और ये 14 पैटर्न्स हैं। ये 14 पैटर्न जो हैं, इन पैटर्न्स में स्ट्रक्चर पाया जाता है एटम्स वाले, सारे एटम्स। अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो ग्रेफाइट इज़ द लाइटेस्ट मेटल, क्योंकि हमें पता है ना। और अगर उसी स्ट्रक्चर में हम कुछ ना कुछ वो कर दें, क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर दें, कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज कर दें, तो हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा जो डायमंड है। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा एक स्लाइट मॉलिक्यूलर चेंज से भी इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है। मेटल इज मेटिकुलर डिज़ाइन इन द वर्ल्ड। सैटेलाइट, क्या कहते हैं, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग होती है सैटेलाइट की, कोई भी सैटेलाइट होती है तो कुछ कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं जिसमें सैटेलाइट को मॉनिटर करना पड़ता है। एक छोटी सी सैटेलाइट भी अगर आप भेजना चाहोगे तो उसमें इतनी बड़ी टीम लगती है, और सारी चीज़ देखो क्या क्या मॉनिटर, ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, ऑर्बिट डिके करेक्शंस, कॉस्मिक रेडिएशन, हीट डिसिपेशन और सैटेलाइट डिस्टेंस, ये सारी चीज़ उसमें मॉनिटर करनी पड़ती हैं। ये देखो, ये पूरा एरिया जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं सैटेलाइट को। ये सैटेलाइट कंट्रोल यहाँ पे आप भी देख सकते हो। तो अगर छोटी सी सैटेलाइट कंट्रोल करने में एक इतना हमें क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा लोग चाहिए, तो जो अर्थ है या सारे प्लैनेट्स हैं वो भी तो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। अगर सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई लोग लग रहे हैं, इतने सारे लोग लग रहे हैं, तो वो ऐसे ही चल रहे हैं। जो ऑर्बिट में सन वगैरह, ऑर्बिट में अर्थ वगैरह ऑर्बिट कर रहे हैं सन को, वो ऐसे ही थोड़ी चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं इससे। आगे चलते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिसमैन है तो ही इज़ कंट्रोलिंग द सिग्नल, जो सिग्नल है, सिग्नल और ट्रैफिक है, ही इज़ कंट्रोलिंग दैट। तो ये जो पूरा ट्रैफिक है, जो प्लैनेट्स का ट्रैफिक है, जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, ये भी तो ट्रैफिक की तरह है, ये तरह जाइंट प्लैनेट्स हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कंट्रोल हो रहे हैं। आगे चलते हैं। मार्वेलस डिज़ाइन इन द नेचर, डी फॉर डिज़ाइन। अब यहाँ पर भी वीडियो है, उदित जी। ये रही, हाँ, इसके बाद Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence
forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence, or blueprint, appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. As you know, हाँ, तो हमने यहाँ समझा कि कैसे जो डिज़ाइन अगर है कहीं पर, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे अगर कहीं डिज़ाइन है तो इट नीड्स अ डिज़ाइनर। आगे चलते हैं। ये अच्छा, ये एक और वीडियो है। जी, ये एक और वीडियो आ गई है एनर्जी ऑफ द सन पे। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केमिकल एलिमेंट्स अरेंज इन द पीरियोडिक लॉ इज़ द पीरियोडिक लॉ एंड नॉट पीरियोडिक चांस। अब केमिकल एलिमेंट जो अरेंज्ड हैं पीरियोडिक टेबल में, आप देख रहे हो कि केमिकल एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड हैं।
एटॉमिक नंबर उनका एकदम एकदम बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि पहले 7 है तो अगला 21 है, ऐसा नहीं है। अगर 7 है तो उसके बाद 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। ऐसा कुछ केमिकल एलिमेंट्स अरेंज है, इसलिए इसको पीरियोडिक लॉ कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ये लॉ है, ये कोई चांस बाई चांस की बात नहीं है कि यहाँ पर पहले ये एलिमेंट फाउंड हुआ फिर ये एलिमेंट फाउंड हुआ, ऐसा ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग एलिमेंट्स फाउंड भी हुए हैं, तो एक सीक्वेंस हम उसमें पैटर्न नोटिस कर सकते हैं कि हाँ एक पैटर्न है। हम वो पैटर्न कहाँ से आता है, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की उससे आता है ना, कि जो प्रोटॉन्स हैं कितने प्रोटॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और कितने उसके इलेक्ट्रॉन्स है उसका एटॉमिक मास कितना है, ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी होता है। लॉज ऑफ फिजिक्स हम देख सकते हैं, जैसे कि क्या लॉज ऑफ ऑप्टिक्स हैं, ये लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हैं, माइक्रो वर्ल्ड प्रिसाइज लॉज ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी गवर्न दिस वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपको एक कोड भी दिखाऊंगा, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये यूनिवर्स काफ़ी कंप्रेहेंसिबल है। मतलब इस यूनिवर्स में काफ़ी सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझ सकते हैं, हारमनी है इस यूनिवर्स के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, कॉस्मोस की डेफिनेशन क्या थी, कॉस्मोस की डेफिनेशन क्या थी, कॉस्मोस की डेफिनेशन थी ऑर्डरली सिस्टमैटिक हारमोनियस यूनिवर्स। एक सिस्टमैटिक यूनिवर्स है ये, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है। तो फ्लॉलेस लॉज अगर हैं हमारे यहाँ पर, तो लॉ मेकर भी हैं। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि जैसे ग्रेविटी है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने खोजी थी, कौन बताएगा? चाहे आप चैट में भी न्यूटन, बहुत बढ़िया, आइजैक न्यूटन ने खोजी थी लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो आइजैक न्यूटन ने खोजी थी लॉ ऑफ ग्रेविटी, आइजैक न्यूटन ने बनाई नहीं थी लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी उससे पहले भी थी, आइजैक न्यूटन से पहले भी थी। तो जैसे कि हम लॉज होते हैं, जैसे कि मान लो आपने घड़ी को अंडरस्टैंड किया, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइंस और स्पिरिचुअलिटी। डिफरेंस क्या होता है? साइंस इज अ वे जिसके थ्रू हम समझते हैं मैकेनिज्म कि ये चीज़ चल कैसे रही है, लेकिन वो चीज़ आई कहाँ से उसको समझते हैं स्पिरिचुअलिटी में। जैसे कि वॉच है आपकी, आपने अपनी वॉच को देखा, आपने देखा कि अच्छा वो ऐसे चल रही है, अच्छा उसके अंदर ये मेटल्स हैं, अच्छा वो उसके टाइम इसलिए इधर उधर क्लिक हो रहा है, उसके अंदर ये बैटरी है, ये सब है, वो सब है, ये आपने समझ लिया। तो ये तो एक डायमेंशन हो गया, लेकिन अब वो वॉच आई कहाँ से, उस वॉच को बनाया किसने, ये भी तो समझना पड़ेगा। ये चीज़ साइंस के उससे बाहर है, जोन से बाहर है, कि हम ये समझें कि साइंस हमें ये बताती है कि मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिस्टिक साइंस हमें बताती है कि क्या है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो मैकेनिस्टिक साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो कि मैंने पिछले सेशन में बताया था आपको। जैसे कि गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन को अगर साइंस एक्सप्लेन करेगी, मैकेनिस्टिक साइंस, वो कैसे एक्सप्लेन करेगी कि ये इतना स्फेयर है, ये इतना उसका कलर, ऐसा कलर है उसका, विबग्योर में इस कलर का दिख रहा है वो, और उसकी जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी ये है, ये सब एक्सप्लेन करेगी। लेकिन गुलाब जामुन खाने के बाद फील कैसा होता है, एंगर, लस्ट, ग्रीड, एनवी, ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, ये कोई पदार्थ नहीं है। लस्ट, एंगर कोई पदार्थ नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइंस के अप्रोच से बाहर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सबसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि फ्लॉलेस लॉज, अगर लॉज हैं तो उसके लॉ मेकर होएगा ही। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज हैं, बहुत सारे लॉ दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब वो किसी ने बनाए होंगे ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ भाई एक दिन मैं बैठा था और सर पे गिरे मेरे बहुत जोरी से, और फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा होता है। फिर मैंने सोचा कि इसको फॉलो करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ये आए कहाँ से, वो पता नहीं भाई, पता नहीं कौन देके गया मुझे, लेकिन ये मिले मुझे बस। ऐसा तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल वैसी वही बेवकूफ़ी हम कर देते हैं जब हम कहते हैं कि फ्लॉलेस लॉज तो हैं लेकिन उसका लॉ मेकर कोई नहीं है। आगे चलते हैं। तो ब्यूटीफुल, अगली, हैंडसम, नॉट हैंडसम, स्टिंकिंग रिच, पॉवर्टी स्टिकन, एमडी डॉक्टर, लेबरर, हु डिसाइड्स? अब डिसाइड कौन करता है कि कौन क्या बन रहा है? वी चूज, है ना। क्या हम चूज क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में? हम अपनी एजुकेशन चूज कर सकते हैं, हम अपनी जॉब चूज कर सकते हैं, हम अपने हस्बैंड और वाइफ चूज कर सकते हैं, हम अपनी गाड़ी चूज कर सकते हैं, हम अपने अपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या क्या चीज़ें चूज नहीं करते लाइफ में? और पेरेंट्स को चूज करता है? कोई नहीं करता कि भाई मैं अंबानी के घर में पैदा होऊंगा, ऐसा कोई नहीं करता। और फेस कट कोई चूज नहीं करता कि मेरा फेस कट कैसा होएगा, मैं राउंड होगा, स्क्वायर होऊंगा, आर्ट होऊंगा, डायमंड होगा, ओवल होऊंगा, लॉन्ग होऊंगा।
इंटेलिजेंस भी कोई चूज़ नहीं कर सकता अपनी कि मेरी कितनी इंटेलिजेंस है, मेरी कितनी IQ है। तो हु चूजेस एंड ऑन व्हाट बेसिस एंड इज इट बाय चांस? क्या कहते हैं, अगर कोई ये कहे कि इज इट बाय चांस, कि यार कि बाय एक्चुअली क्या बाय चांस हो रहा है ये कि मैं क्या कहते हैं एक गरीब घर में पैदा हो रहा हूँ या कोई एक अमीर घर में पैदा हो रहा है, क्या ये बाई चांस हो रहा है? या ये बाई चांस हो रहा है कि मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ या मैं ज़्यादा अगली हूँ या मेरे पास कम इंटेलिजेंस है, दूसरे के पास ज़्यादा इंटेलिजेंस, क्या ये बाई चांस हो रहा है? So it is already showed that in the world of matter, physics, chemistry, thermodynamics, etc., follow definite, well-defined laws. How then can our birth, beauty, and intelligence can only be random events? तो ये रैंडम इवेंट्स हो नहीं सकते ना, मतलब कुछ ना कुछ गवर्न कर रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होंगे जिसकी वजह से ये चूज़ हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि हाँ भाई ये गरीब घर में पैदा होएगा या अमीर घर में पैदा होएगा, इसके पास ये गाड़ी होएगी, इसके पास ये गाड़ी होएगी, इसके पास इंटेलिजेंस होएगा, इसके पास कम इंटेलिजेंस होएगा, इसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस होएगा। तो वो है क्या, कौन चूज़ कर रहा है? तो दिस इज डिसाइडेड बाय द लॉ ऑफ कर्मा विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इन द भगवद गीता। तो दिस इज also coming in the Srimad Bhagavatam, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदारम पुंसो रेता कनश्रया। मतलब क्या है इसका? अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स ऑफ वंस वर्क द सोल इज ऑर्डर्ड अ न्यू बॉडी। अब यहाँ पर क्लैरिटी आ चुकी है, मतलब कि सुप्रीम लॉर्ड के सुपरविजन के अंदर और आपके मटेरियल जो लॉ ऑफ आपके जो कर्म है, एक बाद आपको एक नई बॉडी दी जाती है। मतलब कि आपको एक अच्छी बॉडी मिली है, आपको एक हेल्दी बॉडी मिली है, आप एक अच्छे रिच खानदान में पैदा हुए हो, इट मीन्स योर लॉ ऑफ कर्मा इज नाइस, नॉट गुड। लेकिन अगर आपको एक अच्छी बॉडी नहीं मिली है, अगर आपको एक अगली बॉडी मिली है, इट मीन्स आपके लॉ ऑफ कर्मा या आपके कर्म कुछ खराब रहे होंगे तभी ऐसा हुआ है। तो ये रैंडम इवेंट्स नहीं होते हैं। जैसे कि बताया ना, हर एक चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन था। आपने देखा कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक चीज़ में हार्मनी है। तो फिर इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसमें भी कोई लॉ वर्क कर रहा होगा ना। अगर ग्रेविटी है, वो तब जब तक न्यूटन नहीं आया किसी को पता नहीं था ग्रेविटी के बारे में, लेकिन क्या ग्रेविटी तब भी एक्ट नहीं कर रही थी? वैसे ही अगर किसी को पता नहीं है लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, तब भी उसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा एक्ट करेगा ही करेगा। जैसे कि अगर कोई रोड से जा रहा है, गाड़ी उसने नई गाड़ी ली है मर्सिडीज, और उसने ट्रैफिक सिग्नल पार कर दिया, वो ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट हो रही थी, उसने रोका नहीं। उसके पास आया पुलिस वाला ने उसको रोक लिया। पुलिस वाला कहता है कि आपने पार क्यों कर दिया? तो वो अगर वो ये कहे कि भाई मुझे तो किसी ने बताया नहीं यार ट्रैफिक सिग्नल होता क्या है, मुझे तो पता नहीं भाई, मेरे लिए तो ट्रैफिक सिग्नल कुछ नहीं होता, मैं मानता नहीं हूँ ट्रैफिक सिग्नल पे। तो अगर वो ये कहेगा तो भाई उसका चालान ज़्यादा कटवा देगा वो, कि भाई तू तो अलग ही आदमी है, तुझसे तो ज़्यादा का चालान लेता हूँ मैं। क्योंकि अगर ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी कि आप मानते नहीं हो, मानने से कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ कर्मा एक्ट होता है तो लॉ ऑफ कर्मा सब पे एक्ट होगा, इट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे, अब हम आएंगे साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन पे। साइंटिस्ट के ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ों में। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या कोट है? द लॉर्ड गॉड इज सटल बट मैलिशियस इज नॉट। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक और कोट है जिसमें वो बता रहे हैं भगवदगीता के बारे में, कि जब मैं भगवदगीता पढ़ता हूँ तो मुझे समझ आता है कि ये जो सारी थ्योरीज हम निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम निकाल रहे हैं, इट इज़ वेरी सुपरफ्लाउस, इनसे कुछ डिसाइड नहीं होने वाला। जो भगवदगीता है ये एक्चुअली में ये रिटन नॉलेज जो है ये बहुत बढ़िया नॉलेज दी गई है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, मैं नहीं कह रहा, है एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कह रहे हैं। वो भगवदगीता पढ़ा करते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। आगे चलते हैं। हु इज ही? स्क्रॉडिंगर। अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी 11th-12th में तो उसको पता होगा, स्क्रॉडिंगर के बारे में उसने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा कोट है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। आई एम वेरी astonished that the scientific picture of the real world around me is very deficient. It gives a lot of factual information, puts all our experience in a magnificently consistent order, but it is ghastly silent about all and sundry that is real to our heart, near to heart. मतलब इसका मैं निचोड़ बता देता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो है, साइंटिफिक अप्रोच जो है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें जान तो पाते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। जैसे कि मैंने गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया था कि उसका टेस्ट,
उसका उसको खाने के बाद उसका फील क्या है, ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं जब हम साइंटिफिक अप्रोच से आते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं स्कॉर्डियनकर भी कि बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में नहीं आ पाती हैं जब हम साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच रखनी है जरूर, ऐसा नहीं कि साइंस को भगा दो यहाँ से कि भाई साइंस बेकार है, ऐसा नहीं है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चलना है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। एक्चुअली साइंस ना कभी भी ऐसा नहीं है कि साइंस इज एथियस्टिक या साइंस इज थियस्टिक। साइंस का काम ही नहीं है, साइंस का डोमेन ही नहीं है। साइंस का डोमेन ही नहीं है कि ये पूछना, ये बताना कि साइंस के क्या कहते हैं, ये भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसका डोमेन ही नहीं है। साइंस का सिंपल सा काम है, वो बस वो चीज़ें डिस्कवर करना चाहती है अपने वे में। डिस्कवर हो पाती, डिस्कवर नहीं हो पाती। आगे चलते हैं। तो हु इज द लॉर्ड केल्विन? इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। अगर आप आराम अच्छे से सोचोगे तो यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। साइंस से आप समझ जाओगे कि भाई कुछ ना कुछ है। क्योंकि होता क्या है ना, हम बहुत ही लिमिटेड लोग लिमिटेड साइंस के बारे में जानते हैं। हमने कहाँ साइंस हमने कहाँ पढ़ी है? 11th-12th में पढ़ी है। थोड़ी बहुत जो हम जानते हैं वो पढ़ी है हमने, है ना। कोई रिसर्च वगैरह देख ली होगी हमने, ज़्यादा से ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह देख ली होगी। तो हम साइंस के बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल शोर पे खड़े हैं, वहाँ पर हैं हम। और वहाँ से हम सोचते हैं कि भाई अब हम बोल देंगे कि भाई साइंस के हिसाब से तो कोई भगवान नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन उनसे पूछो जो साइंस के एंड पे खड़े हैं। साइंस के एंड पे कौन खड़ा है? साइंटिस्ट, जो साइंस को इतना अच्छे से जानते हैं कि उसको अप्लाई भी करना जानते हैं, उससे नॉलेज भी निकालना जानते हैं, उससे फॉर्मूलाज खुद वो बनाते हैं। हम तो उनके बनाए फॉर्मूलाज पे ऐड करते हैं। उन्होंने हमें आइंस्टाइन ने हमें फॉर्मूला दिया E=mc², उस पर हम ऐड करते हैं कि अब हम किसी ने आपको m की वैल्यू दी थी तो आप E की वैल्यू निकाल लोगे। आपके फिजिक्स में क्वेश्चन आया कि एनर्जी इतनी है तो मास, आप झट से निकाल के रख दोगे। लेकिन उसका क्या, जिसने वो E=mc² बनाया है खुद, वो कहाँ पर होएगा? वो बंदा कहाँ पर स्थित है? तो मतलब हमें उसकी बात सुननी चाहिए जो साइंस के एंड पे खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल एंड पे खड़े हैं साइंस के। वो क्या देख पा रहे हैं, वो उनका विजन क्या है। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर कोट हो रहे हैं। जैसे लॉर्ड केल्विन है ना। केल्विन आपको पता ही चल गया होगा कौन है। केल्विन से आपको समझ आ गया होगा एक क्या कहते हैं, एक अपने अपने केमिस्ट्री या फिजिक्स बुक में पढ़ा होगा केल्विन के बारे में। तो केल्विन का एक और कोट है जिसमें वो कहते हैं कि लेस ऑफ साइंस टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड एंड मोर ऑफ साइंस टेक्स यू टुवर्ड्स गॉड। बिल्कुल वही बात जो मैंने कही है कि थोड़ा सा साइंस आपको पता होगा ना तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बिग बैंग होता है, फला होता है, डिमका होता है, इसमें तो कोई भगवान नहीं दिख रहा है, तो भगवान नहीं होता है। लेस ऑफ साइंस टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड। लेकिन मोर ऑफ साइंस, जब आप साइंस के बारे में ज़्यादा जानोगे तो आपको समझ आएगा कि अरे यार ये तो मुझे भगवान की तरफ ले जा रही है। आगे चलते हैं। हु इज ही? सर आइजैक न्यूटन। तो इनकी एक स्टोरी है। हुआ क्या, इनको क्या कहते हैं, इनका एक दोस्त था बचपन में। तो अपने दोस्त, वो ना एथियस्ट था, ठीक है। तो ये जो आइजैक न्यूटन के घर में ना, वो अपने घर में उसको बुलाया, उसने आइजैक न्यूटन ने अपने दोस्त को बुलाया। और आइजैक न्यूटन ने कहा क्या कहते हैं कि ये देखो, मैं मेरे पास ये आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये जो एक अर्थ बनी, ये सन बना हुआ है, उसके आसपास अर्थ है, ये एक मॉडल है हमारे सोलर सिस्टम का। तो उसने, आइजैक न्यूटन ने कहा कि देखो मैंने मॉडल बनाया है, सॉरी ये मैं मॉडल है मेरे पास, आ जा तू देखने आ जा। तो ये जो दोस्त है उनका, वो आता है और दोस्त कहता है कि अरे यार ये तेरा मॉडल तो बहुत बढ़िया है, ये कैसे बनाया? तो आइजैक न्यूटन मजाक करते हैं। आइजैक न्यूटन कहते हैं मैंने पता है क्या किया, मैंने अब एक बकेट ली, उसके अंदर थर्मोकोल डाला, उसके अंदर पेंट डाला, उसके अंदर कुछ सामान डाला और नीचे TNT लगा दिया, और वो जब फटा ना तो ये बन गया। तो उसका दोस्त कहता है आइजैक न्यूटन का कि भाई ये क्या मजाक कर रहा है, तो जो कुछ फटने, ऐसा कुछ चीज़ें फटेगी तो कोई डिस्ट्रक्शन होएगा या क्रिएशन होएगा? तो आइजैक न्यूटन वही कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब तुझे लग रहा है कि ये जो मॉडल है मैंने बनाया है, और ये मैंने बनाया है, और ये किसी ने इसको बनाया हुआ है इसने, तो जो रियल मॉडल है, जो सोलर सिस्टम रियल वाला है, जो अर्थ है, सन है, वीनस है, मार्स है, मर्क्यूरी है, वो भी तो किसी ने बनाया होगा ना। अगर कोई कहेगा कि वो फट गया है, जैसे हम कहते हैं ना कि बिग बैंग हुआ और एकदम वो फट के वो सब बन गया, तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ये भी तो गलत है ना। तो आइजैक न्यूटन ये कहते हैं, उसको ऐसे समझाते हैं कि जब ये छोटा वाला मॉडल किसने बनाया है तो बड़ा मॉडल भी तो किसी ने बनाया होगा ना। ये आइजैक न्यूटन की स्टोरी, ये पूरा
ये मैक्स बॉर्न, आई सॉ इट इन इट द key to the deepest secret of nature, and it revealed to me the greatness of the creation and creator. Max Born. तो who is he? रामानुजन है ना, आप सबको जानते होंगे. An equation for me has no meaning unless it represents a thought of God. ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट. Werner Heisenberg. There is a higher power not influenced by our wishes, which finally decides and judges. हायर पावर है एक जो हमारे विशेष से इन्फ्लुएंस नहीं होती है ना, और वही डिसाइड करती है, वही जज करती है. हाइजेनबर्ग बता रहे हैं. हाइजेनबर्ग कौन है? सबने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा अपने 11th to 12th में. ये वही है. वी ऑट टू वैल्यू द प्रिविलेज ऑफ नोइंग गॉड्स ट्रूथ फार बियॉन्ड एनीथिंग वी कैन हैव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड. माइकल फैराडे. फैराडे भी साइंटिस्ट हैं, आप सबको पता ही है. तो ये जो इतने सारे साइंटिस्ट के कोट हम क्यों लिखा रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं सारे साइंटिस्ट के कोट, इनका क्या लेना देना है? अब आप इन सबको समझ सकते हैं कि इनका कोई भी लेना देना नहीं है सनातन धर्म से, कोई भी लेना देना नहीं है हिंदुज़म से, इनका कोई भी लेना देना नहीं है. लेकिन फिर भी ये कोट कर रहे हैं गॉड के बारे में, फिर भी ये कोट कर रहे हैं भगवदगीता को, फिर भी कोट कर रहे हैं उपनिषद को. वो वाले कोट नहीं है, अभी नहीं है हमारे पास, मैं ये पीपीटी में नहीं लेके आया, जिसमें उपनिषद के बारे में बताया गया कि कैसे उपनिषद जो है वो ट्रुथ बताते हैं. वेदांत सूत्र है जो ट्रुथ बताता है, वो फॉरेनर साइंटिस्ट बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे. आगे क्या है? $2 million क्वेश्चंस. अब हम $2 million क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्या है $2 million क्वेश्चन? टा 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 टा. कौन बनेगा करोड़पति? आगे चलते हैं. What is the origin of the universe? हाइड कर देता हूँ मैं. बिग बैंग, बिग बैंड, इंटेलिजेंट डिजाइन या फिर चांस? बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? बिग बैंड तो कुछ होता भी नहीं ऋषा जी, ये तो ऐसे लिखा हुआ. और सब बताइए. सी, उदित जी सी कह रहे हैं, ठीक है. एक बताओ. क्या आपको लगता है कि चांद से ऐसी हो गया, कहीं पर कुछ चल रहा था और एकदम से यूनिवर्स आ गया? लाइफ लाइन कुछ नहीं है. चलो ठीक है, इसका हम आंसर देखते हैं. इसका आंसर क्या है? सी. इसका आंसर सी है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन है. देखो एक्चुअली में क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ, ये कुछ साइंटिस्ट कहते हैं. बहुत पहले एक थ्योरी है जिसमें बिग बैंग करता, ठीक है. अब रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली साइंटिस्ट जो हैं उनको लग रहा है कि क्या कहते हैं, ये यूनिवर्स जो है ना, इसके अंदर एक हार्मनी मिल रही है हमको. हर एक चीज़ में जा रहे हैं तो एक हार्मनी मिल रही है. तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है. एक और साइंटिस्ट कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो कोई ना कोई इंटेलिजेंस, उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी है ना, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेलिजेंस का क्या डेफिनेशन है? ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेलिजेंस का क्या डेफिनेशन? जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अंदर न्यूरॉन्स आते हैं, सारी चीज़ें आते हैं, इन सब चीज़ों से इंटेलिजेंस बनती है. और न्यूरॉन्स क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है न्यूरॉन्स का, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस हमें डेवलप हो रही है. ये एक्सप्लेनेशन है साइंस के पास आज. वैसे ही जो यूनिवर्स है, क्योंकि वो भी एक हार्मनी दिखा रहा है, वो भी वो दिखा रहा है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि उसके पास भी एक इंटेलिजेंस है, तो इसलिए वो इंटेलिजेंट डिज़ाइन से बना है. मेरे को 12th में गलत पढ़ा दिया. हाँ अरे 12th में तो बहुत सारी चीज़ें गलत पढ़ाई हैं. तो ऐसा हमने समझा कि क्या है यूनिवर्स का ओरिजिन, दैट इज़ इंटेलिजेंट डिज़ाइन. ये साइंटिस्ट अब खुद इस बात में आ रहे हैं कि इंटेलिजेंस
आता है उसके अंदर, एनी प्रूफ, एनी एविडेंस, एनी सोर्स। हाँ, मैं आपको बाद में दे दूँगा, आप ये सर्च भी कर सकते हो। अगर आप जाके सर्च करोगे ना, ये उसको कुछ कहते हैं शायद से, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या कहते हैं उससे, कुछ थ्योरी का नाम है, मैं नाम भूल रहा अभी एग्जैक्टली, कुछ थ्योरी का नाम है, तो वो आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा मतलब। तो व्हाट इज़ द पर्पस, अब इसमें क्या पर्पस है, अब इसमें क्या सोचते हो आप लोग, क्या इसमें आंसर होना चाहिए? डी कह रहे हैं सब, ऐसा ही कुछ है शायद से, आना जी कुछ ऐसा ही कुछ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो एक्चुअली इंटेलिजेंस के ऊपर थ्योरी बेस्ड है उसकी, कि जो यूनिवर्स है वो एक इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो सबने कहा डी, देखते हैं क्या आंसर है। आंसर डी है, टू अंडरस्टैंड गॉड इन लाइफ। देखो, अगर कोई चीज़ में, जैसे कि मैंने कोई चीज़ बनाई है, अब सोचो मैंने वॉच बनाया, ठीक है, अब मैंने वो वॉच बना के एक जगह रख दी, मैं किससे पूछ रहा हूँ इस वॉच का पर्पस क्या है? अगर कोई कहेगा कि नो पर्पस, और अगर कोई कहेगा कि इसका पर्पस है, तो क्या आंसर होगा उसका? वॉच का क्या पर्पस है? या पर्पस है ही नहीं, या वॉच ऐसी बना दी, और अगर पर्पस है ही नहीं तो बनी क्यों? सवाल ये आएगा। हाँ, टू शो टाइम, एग्जैक्टली। तो वॉच का पर्पस है, और पर्पस है तभी वो बनी है, तभी उसको डिजाइन किया गया। तक इतना सारा हमने अभी तक समझा पीपीटी में, तो अभी तक इतना तो हमें समझ आ गया होगा कि यूनिवर्स भी एक डिजाइंड चीज है, वो भी किसी वो बना है, वो एक डिजाइन चीज है, जैसे कि वॉच है वो कॉम्प्लेक्स है। वॉच का तो मैंने मतलब बहुत छोटा एग्जांपल दे दिया आपको। यूनिवर्स में देखो ना, अगर आप इसकी मान, तो क्या कहते हैं, हमने आई थिंक 0.1% यूनिवर्स फाइंड किया, हमने अब तक 0.1% फाइंड यूनिवर्स फाइंड आउट किया है। और हमने कि मैं बोलूं कि मैं एक्सपेक्टेड था कि मैं उस करूंगा, लेकिन मैं कोड कर देता हूँ। तो एक साइंटिस्ट ने वो बोलेंगे कि मैं अगर सिर्फ एक आंख देखता हूँ, जैसे आंख है, तो मैं सिर्फ उस आए को देख रहा हूँ अगर, तो उसी से मुझे समझ आ जाता है कि भाई भगवान होते हैं। ये एक साइंटिस्ट का कोट है। अब मुझे वो लाना पड़ेगा कि वो कहाँ है वो कोट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मैं कोट नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैंने कोट कर दिया। क्योंकि एक आंख जो है ना, आप एक देखोगे ये इतनी छोटी सी होती है आंख, उसके अंदर क्या क्या नहीं है। उसके अंदर रेटिना है, उसके अंदर स्क्लेरा है, उसके अंदर ऑप्टिक नर्व है, उसके अंदर रॉड्स एंड कोन्स है, रेटिना के 10 लेयर होते हैं, और उसके बाद एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, इतनी सारी चीजें बना रखी हैं। तो अगर वॉच बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है आंख ऐसी आ गई? आंख मतलब कहीं से भी उगी थी और एकदम से आंख उग गई? तो वैसे ही आंख जो है, क्योंकि आई है कहीं ना कहीं से, उसका कोई डिजाइन हुआ है, तो आंख का पर्पस है। आंख डिजाइन हुई, आंख का क्या पर्पस है? आप सब बताओ, आंख का क्या पर्पस है? हाँ, देखना, वॉच करना, देखना। तो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, जब हम समझ रहे हैं कि पूरा जो यूनिवर्स है वो भी डिजाइन हुआ है, उसको भी तो कोई पर्पस होएगा ना। कोई चीज़ डिज़ाइन होती है, आप तो ये आप नॉर्मल लॉजिक से भी देख सकते हो कि अगर कोई चीज़ डिज़ाइन हो रही है, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। वॉच डिज़ाइन हो रही है, उसका पर्पस है। आंख डिज़ाइन है, उसका पर्पस है। गाड़ी डिज़ाइन है, उसका पर्पस है ना। बुर्ज खलीफा में डिज़ाइन किया, उसका पर्पस है कि उसमें रोज जाके रहेंगे। तो यूनिवर्स अगर डिज़ाइन है, उसका भी तो कोई पर्पस होना चाहिए। और अगर डिज़ाइन नहीं है, तो इसने इतनी हार्मनी क्यों है इसके अंदर? ये सवाल है। तो ये सवाल के बारे में हम सोचना, हम आगे चलते हैं। Have you seen a complicated machine which came by chance and has no purpose? जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अभी कभी भी आपने कोई भी ऐसा एग्जांपल आपके पास हो कि एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है और उसका कोई पर्पस नहीं है, ऐसा कोई एग्जांपल आपको कहीं पर भी दिखा है? सोच के बताओ। आपको मैं चलो 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, कुछ भी सोच के बताना।
कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन आपको पता हो? हाँ, तो आप ये भी सोच सकते हो। और आप, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी नहीं है आपके दिमाग में आ रहा, तो आप कल तक का, परसों तक का आराम से टाइम लो। आप मुझे आके बताना कि नहीं प्रभु जी, ये वाली मशीन जो है, ये मैंने देखी है कि ये बनी है, लेकिन उसका कोई पर्पस ही नहीं था, ये बस ऐसी बना दी, है ना? तो आपको भी पता है कि ऐसी कोई मशीन है ही नहीं। तो जब ऐसी कोई मशीन नहीं है, जब ऐसी कोई क्रिएशन में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, तो जब यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स का एक ऑर्डरली हार्मोनी चीज़ है, उसका डिज़ाइन है एक। देखो यूनिवर्स का डिज़ाइन है तो सबको पता है, चाहे कोई एथियस्ट हो या थियस्ट हो, ये तो सबको पता है यूनिवर्स का एक डिज़ाइन है, तभी यूनिवर्स चल रहा है। सोलर सिस्टम का एक डिज़ाइन है, सोलर सिस्टम में एक अच्छे से डिज़ाइन हो रखा है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ वगैरह, मून, मून कह रहा हूँ, मरकरी वगैरह, मार्स वगैरह, जुपिटर वगैरह, उसको प्लेस कर रखा है ताकि वो चल रहा है। ये डिज़ाइन तो है। तो अगर डिज़ाइन है तो पर्पस क्यों नहीं है? तो ये जो पर्पस है, इसी को समझना है, इसी यही चीज़ समझ सकते हैं। और ये चीज़ हम साइंस से समझ नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये गुलाब जामुन को हम समझ नहीं सकते कि उसका टेस्ट कैसा है, मैकेनिक्स साइंस से हम नहीं समझ पाएंगे। वही चीज़ है कि हम वो साइंस के दृष्टिकोण से नहीं समझ पाएंगे, हमें कुछ और चाहिए। आगे जाते हैं। एनी मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, इवन अ पेन पेंसिल हैज अ मेकर और अ डिजाइनर। लॉजिकली द फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑसम यूनिवर्स मस्ट हैव अ सुपर इंटेलिजेंट डिजाइनर एंड प्रोड्यूसर। वेरी ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस लॉजिक है। बिग ब्रेन, बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। बिग बैंग थ्योरी की बात, तो बिग बैंग एक ऐसी थ्योरी है जिसमें कि एवरीथिंग बिगेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, infinitesimal size that is physically indescribable, mathematically unverifiable, beyond all conceptions of space and time. अब आपको ये सारी चीज़ पता होंगी। कभी भी कोई साइंटिफिक थ्योरी होती है ना, देखो साइंस और मैथ्स आपस में साथ साथ चलती हैं। ऐसे कहा जाता है ना कि जो बायोलॉजी है वो क्या कहते हैं, वो एक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक फिजिक्स है, और फिजिक्स एक साइंस, फिजिक्स एक मैथ्स है। तो मैथमेटिकली कोई भी थ्योरी जो होती है ना, या कोई भी लॉ होता है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है, तभी वो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सही है, नहीं तो वो एक थ्योरी बन के रह जाएगा बस। तो अब क्या कहते हैं, दिक्कत बिग बैंग में क्या है? बिग बैंग को मैं डिस्क्राइब कर नहीं सकते। क्यों? कभी भी कोई भी इक्वेशन होती है ना, कोई भी फॉर्मूला होता है, उसमें एक बार इन्फिनिट आ जाए, पूरा फॉर्मूला गायब, पूरा फॉर्मूला का कोई वैल्यू नहीं है, एक बार इन्फिनिट आ जाए। इस बिग बैंग थ्योरी में 4 बार इन्फिनिट है। इन्फिनिट टेम्परेचर, इन्फिनिट डेंसिटी, इन्फिनिटेसिमल साइज और इन्फिनिट प्रेशर। इसमें 4 बार इन्फिनिट है, इसलिए इसको मैथमेटिकली आप डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, मैथमेटिकली आप उसको प्रूव कर ही नहीं सकते बिग बैंग थ्योरी को। अब और देखिए, ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ये कहते हैं, क्या कहते हैं? इट शुड बी एम्फसाइज दैट नो थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हैज येट वॉन जनरल एक्सेप्टेंस, ऑल इन्वॉल्व हाईली इम्प्रॉबेबल अजम्पशंस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कह रहा है कि कोई भी ऐसी थ्योरी अभी तक पैदा नहीं हुई है, इवन बिग बैंग थ्योरी, जो कि सोलर सिस्टम की जो कि सोलर सिस्टम के ओरिजिन को समझा सके और उसको जनरल एक्सेप्टेंस मिली हो। ऐसा नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी को सारे साइंटिस्ट मानते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि येट वॉन जनरल एक्सेप्टेंस, ऑल इन्वॉल्व हाईली इम्प्रॉबेबल असम्पशंस। सब में कोई ना कोई असम्पशंस है, कोई ना कोई असम्पशन सब में। तो ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है कि हम जिससे बोल सकें बिग बैंग है। अब बिग बैंग के हिसाब से आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, ये हमारे पीपीटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे डिस्कशन का पार्ट है ही नहीं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बिग बैंग के हिसाब से आई थिंक 14 बिलियन ईयर्स कुछ हैं, कि 14 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था। मज़ेदार बात क्या है, जो अभी हमने कुछ समय पहले ही जो जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गैलेक्सीज और कुछ ना कुछ ऐसे स्टार्स पकड़े गए हैं, कैप्चर हुए हैं, जो बिग बैंग से पहले के हैं, बिग बैंग से पहले के स्टार्स हैं। अब वो डिस्क्राइब कैसे करेंगे हम कि वो बिग बैंग से पहले कैसे एग्जिस्ट करते थे? तो ऐसा भी है। फिर आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे एक्टिविटी टाइम पे। एक्टिविटी टाइम, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। अब हम कंपैरिजन करेंगे।
अगर अब हम ये मैं आप सबसे पूछूंगा, पहला वाला एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं इसमें एक्चुअली, तब ताकि आपको समझ आता है, ज़्यादा दिमाग ना खुजाना पड़े। नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, हमारे नेशनल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? होम मिनिस्ट्री होती है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है। यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या क्या होता है? अगर होम मिनिस्ट्री देखा जाए, होम मिनिस्ट्री का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर करना, पनिशमेंट करना। जैसे कि वैसे ही हमारे हमारे संसार में भी क्या कहते हैं, ये लॉ, आप ये क्या कहते हैं, जो ये होम मिनिस्ट्री के लॉ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लॉ हैं, हमारे संसार में भी एप्लीकेबल है। कि क्या कहते हैं, जैसे कि अगर कोई बैड एक्टिविटीज़ कर रहा है, इलिसिट एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो सिंफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो अगर इलिसिट सेक्स करेगा तो उसके चांसेस हैं कि उसको एड्स हो जाए, उसको सज़ा मिल सकती है। तो अगर कोई स्मोकिंग करेगा तो चांसेस है उसको कैंसर हो जाए, ड्रिंकिंग करेगा तो लिवर सिरोसिस हो जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री क्या है हमारी? हेल्थ मिनिस्ट्री, अगर नेशनल गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्ट्री होती है तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या है? आयुर्वेदिक हर्ब्स। अगर आप क्या कहते हैं, आप पढ़ो चरक संहिता, तो उसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे चीज़ें जिसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बताया गया, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, सन एंड मून, देखो कितना बढ़िया अरेंजमेंट है ना। सुबह हमें लाइट की ज़रूरत होती है, सुबह सन होता है, रात को सोना होता है, रात को डिम लाइट कर देते हैं, मून होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिखे ही ना, अगर कुछ नहीं होता तो बिल्कुल दिखता ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिम लाइट है ताकि कुछ ना कुछ दिखता रहे, लेकिन हम सो भी सकें, तो मून है। तो ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट में ही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो यहाँ पर क्या है? गोल्ड, सिल्वर, नवरत्न, डायमंड्स एक्सेट्रा हमारी यूनिवर्सल गवर्नमेंट में। कुछ ना कुछ हमेशा। डिफेंस मिनिस्ट्री, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर्स, ओजोन अफेयर, है ना, तो जो, और इम्यूनिटी इन बॉडी, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री, वेदास, बाइबल, कुरान एंड ऑल दिस थिंग्स, गीता, ये सारी चीज़ें एजुकेशन मिनिस्ट्री में आ गई। आगे चलते हैं। तो बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, बिहाइंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट देयर इज गॉड, है ना। अगर कोई गवर्नमेंट है और मैं कहूँ कि वो गवर्नमेंट अपने आप चल रही है, उसका प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, तो बहुत अजीब वाली बात हो जाएगी। वैसे ही हमारी जो गवर्नमेंट है, जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उसका भी कोई वो है, क्रिएटर है, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, या कोई गॉड कह सकते हैं, कृष्णा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मेंटेन्स एंड कंट्रोल्स द कंट्री, गॉड मेंटेन्स एंड कंट्रोल्स द यूनिवर्स, synonymous. Government law abiders live happily and law breakers are punished. God's law abiders live prosperously and law breakers suffer. तो जैसे कि ये अब श्लोक आता है भगवगीता में, अब श्लोक पढ़ते हैं भगवगीता का। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। ओ अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। जैसे कि आपने नेकलेस देखा होगा ना, नेकलेस में आप देखते हो कि उसके अंदर जो धागा है, उसी वजह से सारे जो पर्ल्स हैं वो क्या कहते हैं, वो बैठे हुए हैं अपनी जगह पे। अगर वो धागा में निकालते तो सारे पर्ल्स निकल जाएंगे, लेकिन क्या वो धागा दिखता है? नहीं दिखता ना, वो धागा अंदर रहता है। वैसे इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है ना, इतने सारे लॉज बने हुए हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये चल रहा है क्योंकि उसके बीच में एक धागा है, क्योंकि भगवान है, उसको चला रहे हैं। और ये भगवान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं भगवगीता में कि ओ अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। तो नेकलेस में क्या कहते हैं, जो धागा है वो दिखता नहीं है। वैसे ही भगवान यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर चले जाओ, इस वाले लोक में चले जाओ, यहाँ पर आपको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, धागे से समझ सकते हैं हम कि धागा इनविजिबल है, वैसे ही भगवान इनविजिबल है। आगे चलते हैं। अब आते हैं आर प्राइम ड्यूटी पे। तो व्हाट इज अ प्राइम ड्यूटी? हमने समझ लिया यूनिवर्स के बारे में, हमने समझ लिया भगवान के बारे में, क्रिएटर के बारे में। हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है? यूज आर इंटेलिजेंस टू अप्रिशिएट द ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड। अपनी इंटेलिजेंस को लगाएं और समझें कि कैसे ये क्रिएशन बनी है, ये कैसे क्रिएशन आ रही है, कैसे इसको समझें हम, है ना। शास्त्र पढ़ें, उससे समझ आएगा हमें। टू अनफोल्ड मिस्ट्रीज ऑफ गॉड्स क्रिएशन थ्रू साइंस टू ग्लोरीफाई गॉड, है ना। ये हम कर सकते हैं।
आगे कर सकते टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन व्हिच इज टू लव गॉड एंड ऑल एंड लव ऑल। तो हम उसके क्रिएशन का पर्पस ही समझें, जैसे कि हमने अभी समझा था कि कोई डिज़ाइन है, वो किसी को वो उसका कोई पर्पस भी होगा, वॉच बनी है तो उसका कोई पर्पस है, वैसे यूनिवर्स बना है कोई पर्पस है, हम यहाँ पर हैं कोई पर्पस है ना। कितने सारे लोग हैं जो क्या कहते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं, जिनको लगता है कि भाई यहाँ पर रहने का कोई पर्पस ही नहीं है, वो कितने अनफॉर्चुनेट है। हमें लोगों की जाके हेल्प करनी चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा एक एग्ज़ाम नहीं निकला या तुम्हारे घर में ये हो गया, कुछ हो गया, किसी की डेथ हो गई, तुम्हारा यूनिवर्स का जो पर्पस है वो अधूरा रह जाएगा। यूनिवर्स का तब भी एक पर्पस है, सबके पास एक पर्पस हम फुल कर सकते हैं। बस आगे टू यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर प्लेजर ऑफ गॉड एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। अब जब हम भगवान की सेवा में सब कुछ यूज़ करते हैं तो हम अपने आप को भी सेटिस्फाई कर पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो क्या कहते हैं, आप देख रहे हो कि क्या कहते हैं कि मैं ये आपको फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ, गूगल मीट पे हम बैठे हुए हैं, मैंने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, ये लैपटॉप से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। तो इन सारी चीज़ों से ये क्या कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं भगवान की सेवा में। तो वैसे ही जब हम भगवान की सेवा में चीज़ें यूज़ करते हैं तो हम अपने क्या कहते हैं भगवान के सेटिस्फैक्शन की यूज़ करते हैं तो हम भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है तो यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर प्लेजर ऑफ गॉड एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब लोग यहाँ पर आए, ज्वाइन किया आप सब ने। उदित जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मेरा अटेंडेंस छूट गया क्या? मैं लिख देता हूँ अटेंडेंस। उदित जी इसका रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? क्योंकि मेरा शुरुआत में छूट गया। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं पोस्ट कर दूंगा। उदित जी जी जगन्नाथ जी। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए उदित जी।